गाइस, तो आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रेजेंस माइटोकॉन्ड्रिया की, साइज, शेप और नंबर, और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो यूकारियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। मतलब कि जो एनर्जी वगैरह बनती है ना, मतलब प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, उस वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है इसमें? जैसे कि देखो, रेस्पिरेशन में क्या, ग्लूकोज क्या है कि ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ये सब। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, और ये देखिए, इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। और ये सबसे पहले कौन ने? कोलिकर ने देखे थे 1880 में, फ्लाइट मसल्स में, इंसेक्ट्स जो उड़ते हैं ना, उनके जो उड़ने वाले मसल्स हैं, उसमें हम इनने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे। और जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है वो कार्ल बेंडा ने 1898 में दी थी। अब ग्रीक वर्ड क्या है माइटो का? माइटोकॉन्ड्रिया का माइटो मतलब थ्रेड, और कॉन्ड्रस यानी ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स। अब इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, और प्रोकैरियोट्स और मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, साइज इसकी बात करें तो ये 0.5 से 10 माइक्रोमीटर साइज में होते हैं, जो क्या है, इक्वलाई बैक्टीरियम के बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब शेप की बात करें तो ये रॉड शेप्ड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ग्रैन्युलर हो सकते हैं, और इनका शेप क्या है, चेंज होता रहता है सेल टाइप के हिसाब से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से, और ये क्या, डायनेमिक ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, नंबर की बात करें कि तो ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है कोई सेल की। मोर न्यूमरस इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। ये मेटाबॉलिकली ना मैंने 2 बार लिख दिया, ये देख लेना आप। मेटाबॉलिकली न्यूमरस सेल्स में ये क्या रहते हैं? सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स में, जैसे कि मसल या लिवर, ये सब में। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया सब पूरे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम बोलते हैं, और मसल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को हम सैक्रोसोम बोलते हैं। ये एमसीक्यू वगैरह में इन केस आ जाए तो उसके लिए मैंने लिख दिया यहीं पर ही। ठीक है, अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें ना 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे और ऑक्सीसोम्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये स्मूथ होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब कि इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस को ब्लॉक कर दे। परमिएबल यानी कि सबको आने दे। ठीक है, अब इसमें 50% लिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, और इसमें जो पोरेन प्रोटीन्स होते हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के पैसेज को अलाउ करती है, और इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। देखो, हर एक आउटर मेम्ब्रेन का एक ये काम तो होता ही है कि वो अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि घर की दीवार है, तो वो क्या आउटर स्ट्रक्चर है, वो हमारे को घर, मतलब हमारे जो अंदर के एरिया है को उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये देखिए, इसमें ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी बात हो रही है, स्मूथ होती है और ये प्रोटेक्ट करती है इंटरनल स्ट्रक्चर को। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। ये हाईली सिलेक्टिव और इम्परमिएबल होती है, मतलब कि बहुत सोच समझ के कोई भी सब्सटेंसेस को इनसाइड दी सेल लेना, कोई भी सब्सटेंसेस को जो मतलब कि सेल के लिए इसेंशियल है वही सब्सटेंसेस आएंगे, और जो मतलब जो इसेंशियल नहीं है वो उन सबको नहीं एंट्री देती है। और ये प्रोटीन्स में रिच होती है, और जो
फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म क्रिस्टे। अब और ये जो इनर मेम्ब्रेन रहती है यही अंदर साइड फोल्ड हो जाती है, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, आगे हम देखेंगे। इनर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस सब में इसका रोल रहता है, ठीक है। अब क्रिस्टल की बात करते हैं तो देखिए ये होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये जो दिख रही है ना ये, इसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये जो फोल्डिंग्स है इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टे। तो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे होता है वो। द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। ये जो क्रिस्टल रहता है ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ज़्यादा क्रिस्टल होंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा। और ये जो क्रिस्टल रहता है ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स रखता है, जिसे हम F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। क्रिस्टल में प्रेजेंट रहते हैं, साइट है एटीपी सिंथेसिस के लिए। और F1 पार्टिकल्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हमने देखा था, इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा अगर ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, क्रिस्टे में, ठीक है। और क्रिस्टे कहाँ से बनता है, ये जो फोल्डेड, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हो जाती है इनवर्ट, तो क्रिस्टे बनाती है, ठीक है। सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, एडिनाइलेट काइनेस, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेस, सल्फाइड ऑक्सीडेज, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस है जो एंजाइम्स रखता है कर्ब साइकिल के लिए। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है इसमें, और 70S राइबोसोम आरएनए भी होता है। 70S राइबोसोम और आरएनए, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स कहाँ पे, क्रिस्टे के अंदर है, क्रिस्टे के इधर साइड है, ये देखिए। और इसमें क्या है, डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, ग्रैन्यूल्स रहते हैं, और क्या आरएनए और 70S राइबोसोम्स ये सब रहते हैं। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। तो सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही है कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ये क्या है, एनर्जी साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एनर्जी सिंथेसाइज कैसे होती है, तो देखिए कर्ब साइकिल से होती है, मैट्रिक्स के थ्रू। जो मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें के हेल्प से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू भी होती है एनर्जी प्रोडक्शन। और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स का, और बायोमोलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस करता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स हुए, फैटी एसिड्स हुए, ये सब। कैल्शियम स्टोरेज भी करता है, रेगुलेट इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल्स। डीएनए भी रहता है जो मैटरनल इनहेरिटेंस है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का है, ओके। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इन केस आपको कुछ भी डाउट है या फिर क्यूरीज है, फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।